पिछले वीडियो में हमने आपको महान बॉक्सर शुगर रे रॉबिन्सन के बारे में बताया था, जिन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर के दौरान आर्मी में भी अपनी सर्विस दी थी। हालांकि आर्मी में रॉबिन्सन को अपने सीनियर ऑफिसर से नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। रॉबिन्सन का इस बात को लेकर अपने सीनियर से हमेशा आर्ग्यूमेंट भी हुआ करता था। एक बार जो लुइस और रॉबिन्सन स्पेशल सर्विस डिवीजन के साथ एग्जीबिशन बाउट्स यानी कि दोस्तों प्रदर्शनी मुकाबलों की परफॉर्मेंस यूएस आर्मी ट्रूप्स के सामने देने वाले थे, लेकिन इस एग्जीबिशन को देखने की परमिशन अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को नहीं थी, जिस वजह से रॉबिन्सन ने एग्जीबिशन में परफॉर्म करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हां, मार्च 1944 के अंत में रॉबिन्सन को ब्रुकलिन के फोर्ट हैम्ल्टन में तैनात किया गया था। वहां पे रॉबिन्सन यूरोप जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो और एग्जीबिशन मैचेस को परफॉर्म कर सके। 1944 के 29 मार्च को रॉबिन्सन अपने बैरक से गायब हो गए। जब वो 5 अप्रैल को गवर्नर्स आइलैंड बेस्ड फोर्ट जे हॉस्पिटल में उठे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने यूरोप जाने वाली शिप मिस कर दी है और अब उन्हें डेजर्टिंग करने के शक से देखा जा रहा है। दोस्तों, आर्म फोर्सेस में डेजर्टर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी सर्विस को बिना इन्फॉर्म किए छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ रॉबिन्सन के बारे में सोचा जा रहा था। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी यूरोप जाने वाली शिप मिस कर दी थी। इसी वजह से उन्हें आर्म फोर्सेस द्वारा डिजर्टर माना जा रहा था। जी हां, रॉबिन्सन ने बताया कि वो 29 मार्च को अपने बैरक के सीढ़ियों से गिर गए थे। रॉबिन्सन के अनुसार उन्हें अमनेशिया है और उन्हें 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में क्या हुआ इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही उन्हें कुछ याद है। रॉबिन्सन के फाइल के अनुसार 1 अप्रैल को एक अनजान इंसान ने रॉबिन्सन को रास्ते पर पाया था और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में उनकी मदद की थी। अपने एग्जामिनेशन में जे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने पाया कि रॉबिन्सन अपनी घटना के बारे में सच कह रहे थे। रॉबिन्सन मिलिट्री अथॉरिटीज द्वारा भी एग्जामिन किए गए थे, जिसमें कि उन्होंने दावा किया है कि रॉबिन्सन मेंटल डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। जून 3, 1944 को रॉबिन्सन को मिलिट्री द्वारा ऑनरेबल डिस्चार्ज दे दिया गया और इसी के साथ रॉबिन्सन के 15 महीनों के मिलिट्री करियर का अंत हुआ। अपने एक इंटरव्यू में रॉबिन्सन ने कहा कि कुछ गलत प्रेस कवरेज ने उन्हें इस घटना के बाद एक डेजर्टर घोषित कर दिया था। उन्होंने जो लुइस के साथ अपने क्लोज फ्रेंडशिप को बनाए रखा और दोनों वॉर के बाद बिजनेस में चले गए। उन दोनों ने साथ मिलकर न्यूयॉर्क में अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन क्योंकि वो ब्लैक थे इस वजह से उन्हें बिजनेस के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। दोस्तों, 1946 तक रॉबिन्सन ने कुल 75 मैचेस खेला, जिसमें से एक मैच ड्रॉ रहा था। रॉबिन्सन ने वेल्टरवेट के सारे टॉप कंटेंडर को हरा दिया था। हालांकि उन्होंने माफिया के साथ कोऑपरेट करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जो कि उन दिनों बॉक्सिंग को कंट्रोल करते थे। इसी वजह से उन्हें वेल्टरवेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। हालांकि 1946 के दिसंबर में आखिरकार रॉबिन्सन को वेल्टरवेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का एक और मौका मिला था। इस मैच में रॉबिन्सन का सामना टॉमी बेल से होना था। रॉबिन्सन टॉमी बेल को एक बार पहले ही हरा चुके थे। ये इन दोनों के बीच एक रीमैच थी। टॉमी बेल रॉबिन्सन को हराने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन रॉबिन्सन भी हार नहीं मानना चाहते थे और अंत में 15 राउंड के मैच के बाद रॉबिन्सन ने वेल्टरवेट चैंपियनशिप जीत लिया। 1950 तक रॉबिन्सन नॉन टाइटल मैचेस में भी अपना नाम कमा चुके थे। 1950 में रॉबिन्सन का मुकाबला जॉर्ज कॉस्टनर नाम के एक बॉक्सर से हुआ, जो भी खुद को शुगर कहता था। जॉर्ज के अनुसार वो शुगर नाम का असली हकदार था और ना कि रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने मैच शुरू होने से पहले ही कहा, हमें अपने ग्लव जरूर टकराने चाहिए क्योंकि ये एकमात्र राउंड होने वाला है। जैसे ही जॉर्ज कॉस्टनर रिंग के बीच में आए, रॉबिन्सन ने कहा, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा नाम शुगर है। और ऐसा कहते ही सिर्फ 2 मिनट 49 सेकंड में शुगर रे रॉबिन्सन ने जॉर्ज कॉस्टनर को हरा दिया। जून 1947 रॉबिन्सन के लिए बड़ा अजीब रहा। 4 नॉन टाइटल बाउट्स जीतने के बाद रॉबिन्सन को अब पहली बार अपने टाइटल को बचाने के लिए जिम्मी डॉयल के साथ फाइट करना था। हालांकि रॉबिन्सन फाइट करने से पीछे हट गए
क्योंकि उन्होंने अपने सपने में देखा था कि वो डॉयल को मार देंगे। प्रिस्ट और मिनिस्टर ने रॉबिन्सन को फाइट करने के लिए कहा। हालांकि दोस्तों, रॉबिन्सन का सपना सच हो गया। जून 25, 1947 के मैच में रॉबिन्सन डॉयल पर भारी पड़े और काफी अच्छे स्कोर बनाया, लेकिन 8वें राउंड के बाद रॉबिन्सन के वॉर से डॉयल जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए और इस कारण उसी रात डॉयल की मौत हो गई। रॉबिन्सन ने कहा कि उन पे डॉयल की मौत का काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। डॉयल की मौत के बाद रॉबिन्सन पे मर्डर और क्रिमिनल एक्ट के चार्जेस लगाने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। वहीं जब रॉबिन्सन को पता चला कि डॉयल मैच के पैसों से अपनी मां के लिए एक घर खरीदने वाले थे, तो रॉबिन्सन ने अपने आगे खेले गए 3-4 मैचेस के पैसों को डॉयल की मां को दे दिया ताकि वो अपने लिए एक घर खरीद सके और डॉयल का सपना भी पूरा हो जाए। 1950s में रॉबिन्सन ने मिडलवेट में जाने के बारे में ठान लिया। हालांकि इसके पीछे 2 कारण थे। पहला ये था कि रॉबिन्सन को वेल्टरवेट की वेट लिमिट मेंटेन करने में काफी दिक्कत आ रही थी, जो कि करीब 67 केजी की थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी लिमिट बढ़ा दी। दूसरी वजह थी पैसे। मिडलवेट रॉबिन्सन के लिए फाइनेंशियली फायदेमंद साबित होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में इस डिवीजन में कई बड़े बड़े नाम शामिल हुआ करते थे। 1950 में पेंसिल्वेनिया स्टेट मिडलवेट टाइटल के लिए रॉबिन्सन ने रॉबर्ट विलीमेन को हराया और मिडलवेट टाइटल में अपना नाम कर लिया। उसी साल अपने टाइटल को बचाने के लिए रॉबिन्सन ने जोस बसोरा को हराया, जिसके साथ पहले खेला गया एक मैच ड्रॉ हो चुका था। पहले ही राउंड में बसोरा को 50 सेकेंड में हराकर रॉबिन्सन ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया था, जिसे 38 साल तक कोई और हासिल नहीं कर पाया। आगे जाकर रॉबिन्सन ने एक बार फिर से लामोटा को हराया और इसी के साथ लामोटा के साथ खेले गए 6 में से 5 मैचेस में रॉबिन्सन की जीत हुई थी। इस जीत के बाद रॉबिन्सन यूरोप के टूर पर गए और वो पूरा कंटिनेंट घूमा। जी हाँ, रॉबिन्सन की फ्लैमिंगो पिंक कैडिलैक पेरिस में चर्चा का विषय बना रहा। लामोटा को हराने के बाद रॉबिन्सन फ्रांस में एक हीरो बन गए। फ्रांस के लोग लामोटा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लामोटा ने 1949 में फ्रेंच बॉक्सर मार्सेल कार्डन को हराया था। इसके अलावा जब लामोटा से रीमैच खेलने के लिए मार्सेल जा रहे थे, तो उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिस वजह से फ्रेंच लामोटा से नफरत करने लग गए थे। जी हाँ, रॉबिन्सन उस दौरान फ्रांस के प्रेसिडेंट विंसेंट ओरियोल से अपर क्लास लोगों के लिए रखी गई पार्टी में मिले थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आगे रॉबिन्सन की जिंदगी में कुछ नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में हमें बताएं। एंड दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हमें गणपत में भी देखने को मिल सकती है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, हमें जरूर बताएं और आगे की कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।